हेलो दोस्तों, वेलकम टू यू इन दिस वीडियो। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे प्रक्षेप्य गति, प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रक्षेप्य गति क्या होती है? देखो, सबसे पहले हम प्रक्षेप्य गति की परिभाषा पढ़ेंगे। जब किसी पिंड को किसी प्रारंभिक वेग से ऊर्ध्वाधर दिशा से भिन्न दिशा में फेंका जाता है। ऊर्ध्वाधर मतलब कि 90 डिग्री, मतलब 90 पे नहीं होना चाहिए, 90 से भिन्न पे होना चाहिए। तो वह गुरुत्वीय त्वरण के अंतर्गत ऊर्ध्वाधर तल में एक वक्र पर गति करती है। जैसा कि इस डायग्राम में दिखाया गया है, ये एक वक्र है। ठीक, गति करती है। इस गति को प्रक्षेप्य गति कहते हैं। मतलब ये एक वक्र पथ पर गति करती है और गुरुत्वीय त्वरण g के अंतर्गत गति करती है। इसे प्रक्षेप्य गति कहा जाता है। अगर ये किसी कोण पे ना फेंका जाए, समतल पे फेंका जाए, तो वो एक सरल रेखीय गति होगी, प्रक्षेप्य गति नहीं होगी। इस प्रक्षेप्य गति में 3 चीज़ें हमको पढ़ना है। पहली चीज़, प्रक्षेप्य का उड्डयन काल। दूसरा, प्रक्षेप्य की ऊंचाई। और तीसरा, प्रक्षेप्य का परास। इन 3 चीज़ों के फॉर्मूले हम डिराइव करेंगे इसमें। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रक्षेप्य का उड्डयन काल क्या होता है। देखो, प्रक्षेप्य का उड्डयन काल, टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल, इसे कैपिटल टी से प्रदर्शित करते हैं। परिभाषा है, प्रक्षेप्य को प्रक्षेपित करने तथा उसके वापस पृथ्वी तल पर लौटकर आने के बीच लगे समय को प्रक्षेप्य का उड्डयन काल कहते हैं। मतलब हमने किसी बॉल को यहाँ से फेंका किसी कोण पे, वो यहाँ से जाएगा, धीरे 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 आगे एक वक्र पथ पर गति करते हुए पुनः पृथ्वी तल पर लौटकर आ जाएगा। तो यहाँ से फेंकने से लेके और यहाँ तक आने के बीच जितना समय लगता है वो प्रक्षेप्य का उड्डयन काल होता है। इसको हम मान लेते हैं ये डी है। उसे प्रक्षेप्य का उड्डयन काल कहते हैं। अब देखो, हम इसका सूत्र कैसे स्थापित करेंगे। देखो, थोड़ा सा हम डायग्राम को पहले समझेंगे। जब हम किसी वस्तु को, परिभाषा में बताया गया था कि जब किसी पिंड को किसी प्रारंभिक वेग से, मतलब उसका कुछ ना कुछ वेग होना चाहिए, तो हम बिंदु O से किसी पिंड को स्मॉल u वेग से फेंकेंगे थीटा कोण पे। ठीक, तो इस स्मॉल u वेग के 2 घटक होंगे। कौन कौन से? ये क्षैतिज घटक होगा u cos थीटा, और इस पे 90 डिग्री पे ये ऊर्ध्व घटक होगा u sin थीटा। इतना तो सब लोग जानते होंगे। ठीक, तो इस क्षैतिज घटक को हम मान लेते हैं ये ux है। x हमने इसलिए माना क्योंकि ये x अक्ष पे है और ये y अक्ष पे है, तो इसको हमने ux बराबर u cos थीटा मान लिया, और ये y अक्ष पे है इसलिए uy बराबर u sin थीटा मान लिया। ठीक, अब हमने यहाँ से बॉल को फेंका, वो धीरे धीरे गई और इस B बिंदु पर वो नीचे की तरफ आएगी। मतलब कहने का ये है कि O से चल के बिंदु B तक ही पिंड ऊपर की तरफ जाएगा। उसके बाद बी बिंदु के बाद क्या होगा, वो नीचे की तरफ आने लगेगा, गुरुत्वीय त्वरण g के अंतर्गत गति करने लगेगा। ठीक, अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बिंदु O से B के बीच में, बिंदु O से B के बीच में हम गति का पहला समीकरण लगाएंगे। गति का पहला समीकरण क्या होता है? v बराबर u प्लस ए टी, सॉरी यहाँ गुरुत्वीय त्वरण g है इसलिए gt लगाएंगे। क्या होता है? v बराबर
u प्लस जी टी, लेकिन यहाँ पे माइनस होगा। माइनस किस लिए होगा? हमेशा याद रखना, जब कभी कोई भी गति पृथ्वी तल से ऊर्ध्वाधर दिशा में होती है, कहने का मतलब ये है कि अगर हम किसी बॉल को यहाँ पे हम हैं, यहाँ से हमने किसी बॉल को ऊपर की तरफ फेंका, तो सीधी सी बात है वो कुछ दूरी तक जाएगी, उसके बाद पुनः पृथ्वी तल पे वापस आ जाएगी। ठीक, तो मान लिया हमने ये ओ से फेंका और ये बी तक गई, तो ओ से लेके बी तक के बीच की जो गति होगी उसमें गुरुत्वाकर्षण जी का मान धीरे धीरे घटेगा। यहाँ से जब फेंकेंगे तो ऊपर की तरफ जाएगा तो गुरुत्वाकर्षण जी का मान धीरे धीरे घटता रहेगा। क्यों? क्योंकि उसका वेग धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो बिंदु ओ से बी तक के बीच की जो गति होगी उसमें हम जी का मान माइनस में लेंगे, और बी से पुनः जब ये वापस आएगा तब जी का मान प्लस में लेंगे। तो इस फॉर्मूले में हमने जी का मान माइनस में इसलिए लिया है क्योंकि ये पृथ्वी तल से क्षैतिज दिशा में, ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की तरफ गति हो रही है, इसलिए हम जी का मान माइनस में ले लेंगे। अब देखो डायग्राम फिर से देखो। चूंकि पिंड बिंदु बी के बाद नीचे की तरफ आना शुरू हो गया है, ऊपर की तरफ नहीं जा रहा है, इसलिए इसका जो ऊर्ध्व घटक Vy होगा ये 0 हो जाएगा। ऊर्ध्व घटक Vy 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बिंदु बी के बाद पिंड नीचे की तरफ आने लगेगा। जैसा कि चित्र सही स्पष्ट है, ये नीचे की तरफ आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पे जो ऊर्ध्व घटक है इसका वो 0 हो जाएगा। तो इसलिए इस फॉर्मूले में p का मान 0 हो जाएगा। ठीक, अब फिर से देखेंगे u का मान कितना होगा। चूंकि ये गति ऊर्ध्व दिशा में हो रही है, इसलिए u का मान ऊर्ध्व घटक ही लेंगे। ऊर्ध्व घटक में uy का मान कितना है? u साइन थीटा। तो यानी u की जगह हम क्या लेंगे? u साइन थीटा माइनस जी टी। अब यहाँ से t का मान निकाल देंगे। t का मान कितना आएगा? ये इधर आएगा तो होगा जी टी बराबर u साइन थीटा, इसलिए t बराबर u साइन थीटा बटे जी। ये हमने क्या निकाल लिया? ये समय निकाल लिया t। कहाँ से कहाँ तक? बिंदु O से बिंदु B तक। यहाँ पे लिख देंगे एक लाइन, बिंदु O से बिंदु B तक के लिए, यानी कि हमने जो g का मान निकाला है, जो स्मॉल t का मान निकाला है वो बिंदु O से बिंदु B तक निकाला है। अगर हम टोटल समय की बात करेंगे बिंदु O से बिंदु D तक, तो ये जो हमने स्मॉल t का मान निकाला है उड्डयन काल, इसका हम 2 गुना कर देंगे तो वही टोटल समय आ जाएगा, जिसकी ज़रूरत अभी आगे पड़ेगी जब प्रक्षेप की ऊंचाई वाला फॉर्मूला डिराइव करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं प्रक्षेप की ऊंचाई। देखो पहले परिभाषा देखेंगे प्रक्षेप की ऊंचाई। प्रक्षेप द्वारा प्राप्त की गई अधिकतम ऊंचाई को प्रक्षेप की अधिकतम ऊंचाई कहते हैं या प्रक्षेप की ऊंचाई कहते हैं। ऊंचाई कहो या अधिकतम ऊंचाई कहो, अभी चित्र में समझेंगे अधिकतम ऊंचाई और ऊंचाई में अंतर क्या है। यहाँ से हमने फेंका किसी बॉल को तो धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाएगी। इस पूरे वक्र पथ में कोई ना कोई ऐसा बिंदु होगा जहाँ से उसकी जो पृथ्वी तल से दूरी होगी वो अधिकतम होगी, तो उसी बिंदु पे जो उसकी पृथ्वी तल से ऊंचाई होगी वो अधिकतम होगी। ठीक, अधिकतम वर्ड इसलिए है क्योंकि
इस बिंदु के बाद पिंड नीचे की तरफ आएगा, यानी उसकी ऊंचाई कम होती जाएगी। इस बिंदु के पहले पिंड धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा था और उसकी ऊंचाई धीरे धीरे बढ़ रही थी, यानी कि बिंदु बी पर वो पृथ्वी तल से महत्तम दूरी पे होगा। तो इसलिए हम उस ऊंचाई को महत्तम ऊंचाई कहेंगे या अधिकतम ऊंचाई कहेंगे। अब इसका फॉर्मूला कैसे डिराइव करेंगे, देखो एक बार फिर से गति का तीसरा समीकरण लगा देंगे। तीसरा समीकरण क्या था, v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2gh। v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर 2gh। अच्छा, अब इसमें भी माइनस इसलिए लिया क्योंकि बिंदु बी तक पिंड ऊपर की तरफ गति कर रहा था। बी के बाद की जितनी दूरियां हम लेंगे, जितना डेटा लेंगे, उसमें जी का मान प्लस में लेंगे। ठीक, तो देखो v का मान तो 0 ही था जो हमने इससे पहले ही लिया था पहले वाले उड्डयन काल में, तो v का मान तो 0 हो गया, बराबर u का मान कितना होगा। u का मान हमने लिया था u साइन थीटा, तो u साइन थीटा का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि ये स्क्वायर है। देखो ये उड्डयन काल हमने निकाला था, यहाँ पे हमने u का मान कितना लिया था, u साइन थीटा, तो वही u का मान यहाँ पे भी ले लेंगे, क्या, u साइन थीटा। तो u साइन थीटा इसका होल स्क्वायर माइनस 2gh। अब डायग्राम में देखो, यहाँ पे हमने h का मान कैपिटल H लिया है, तो इसलिए यहाँ पे h का मान कैपिटल H ले लेंगे और इसको इधर ले आएंगे। तो 2gh बराबर, अब यहाँ पे देखो स्क्वायर हटेगा तो साइन पे भी आएगा, u पे भी आएगा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से h का मान निकालेंगे तो क्या आएगा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये क्या आ गया, ये हमारी ऊंचाई आ गई। इसको स्मॉल h ही रहने दो, अभी जब मैक्सिमम ऊंचाई निकालेंगे तब इसको कैपिटल ले लेंगे। ठीक, यानी h बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। अब देखो, अब यहाँ से हमको मैक्सिमम हाइट या महत्तम ऊंचाई का मान निकालना है। तो इस वाले फॉर्मूले में h बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, इसमें हम ऐसा क्या करें कि h का मान मैक्सिमम आए। तो h का मान मैक्सिमम लाने के लिए हमें साइन थीटा का मान मैक्सिमम रखना होगा। तो हम जानते हैं साइन थीटा का मान मैक्सिमम कितने डिग्री पे होता है, 90 डिग्री पे, 1। जीरो पे कितना होता है, 0। साइन की वैल्यू 0 से 1 तक होती है। ठीक, तो साइन का मान न्यूनतम होता है 0 और मैक्सिमम कितना होता है, 1। तो यहाँ पे हम साइन का मान मैक्सिमम लेने के लिए थीटा का मान कितना लेंगे, 90, यानी थीटा बराबर 90 डिग्री लेने पर। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि हमें h का मान मैक्सिमम चाहिए और h का मान मैक्सिमम पाने के लिए हमें साइन थीटा का मान मैक्सिमम लेना होगा, जो कि 90 डिग्री पे होता है। अब इसको हम कैपिटल H ले लेंगे। ये जो मैक्सिमम h आया, ये कितना आया, इसका मान रखेंगे 90 डिग्री तो 1 आएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, और 1 की यू स्क्वायर से गुणा करेंगे तो यू स्क्वायर आएगा। ठीक, अपॉन 2g। ये क्या आ गया, ये मैक्सिमम हाइट आ गई, यानी h मैक्स आ गया। अब इसके बाद देखेंगे प्रक्षेप का परास।
देखो प्रक्षेप का परास क्या होता है, पहले परिभाषा देखेंगे। अपने उड्डयन काल में प्रक्षेप जितनी क्षैतिज दूरी तय करता है उसे प्रक्षेप का परास कहते हैं। अब फिर से डायग्राम में जाएंगे। देखो यहाँ से बिंदु O से बॉल को फेंका गया था, वो कहाँ गिरी थी, बिंदु D पर। यानी कि बिंदु O से बिंदु D के बीच की जो क्षैतिज दूरी होगी उसे हम कहेंगे क्षैतिज परास, जिसको हम कैपिटल R से दिखाते हैं। क्षैतिज परास कितना होगा, बिंदु O से बिंदु D के बीच की क्षैतिज दूरी। अब इसका फॉर्मूला कैसे डिराइव करेंगे ये देखेंगे। देखो हम एक फॉर्मूला जानते हैं क्षैतिज परास का। क्या, क्षैतिज परास बराबर क्षैतिज वेग गुणे उड्डयन काल। ये फॉर्मूला होता है क्षैतिज परास का। क्षैतिज परास R बराबर क्या होता है, क्षैतिज वेग गुणे उड्डयन काल। क्षैतिज वेग गुणे उड्डयन काल। उड्डयन काल, ठीक। अब देखो क्षैतिज वेग कितना था, एक बार फिर से डायग्राम में जाएंगे। देखो यहाँ पे क्षैतिज घटक कितना है, ux बराबर u cos थीटा, तो यही क्षैतिज वेग होगा। तो यानी कि क्षैतिज वेग की जगह हम क्या ले लेंगे, u cos थीटा, u cos थीटा, ठीक। अब देखो उड्डयन काल को अभी हमने निकाला था। उड्डयन काल कितना आया था, ये देखो उड्डयन काल क्या था, t बराबर u साइन थीटा अपॉन जी। और हमने बताया था ये उड्डयन काल कहाँ से कहाँ तक आया है, बिंदु O से बिंदु B तक, यानी कि आधा समय आया है। और पूरा समय निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 2 से गुणा कर देंगे। किसको 2 से गुणा कर देंगे, इस उड्डयन काल को। तो देखो उड्डयन काल कितना था, u साइन थीटा अपॉन जी, उसको हम 2 से गुणा कर देंगे, यानी 2 इंटू साइन थीटा अपॉन जी। एक बार फिर से बता देते हैं 2 से गुणा क्यों किया है। चित्र में जाएंगे। हमने उड्डयन काल बिंदु O से बिंदु B तक निकाला था और पूरे वक्र पथ की दूरी जो है वो O से बिंदु B तक आधी दूरी है। आधी दूरी कहाँ है, B से D तक। यानी कि हमने इतनी दूरी निकाली थी बिंदु O से बिंदु B तक। अगर हम इस दूरी को 2 से गुणा कर दें तो हमें इस समय को 2 से गुणा कर दें तो हमें टोटल समय निकला प्राप्त हो जाएगा, ठीक। हमने 2 से गुणा कर दिया, यानी 2 साइन थीटा अपॉन जी। अब देखो इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे। अब क्या करेंगे, इनकी आपस में गुणा करा देंगे। तो देखो क्या होगा, यहाँ पे u छूट गया, 2 इंटू यू। देखो 2u और u, तो 2 से इसकी गुणा कराएंगे तो आएगा 2u स्क्वायर, ठीक। यहाँ पे u छूट गया था, u हमने लिख दिया है, यानी कि ये 2u हो गया और u हो गया। 2u की u से गुणा करेंगे तो 2u स्क्वायर होगा। यहाँ क्या बचेगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा और अपॉन में जी। अब देखो अब क्या करेंगे, इस 2 को साइन और कॉस के साथ ले लेंगे। क्योंकि ये पूरा एक साथ है, एक गुणे में है, तो हम पहले यू स्क्वायर को लिख लेंगे इंटू 2 कॉस थीटा साइन थीटा या 2 साइन थीटा कॉस थीटा।
नीचे क्या बचा जी, जी को हम यू के नीचे ले लेंगे। अब क्या होगा, देखो एक फॉर्मूला होता है साइन 2a का, साइन 2a बराबर 2 साइन, अगर यहाँ पे थीटा लेंगे तो साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो इस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की जगह हम साइन 2 थीटा ले सकते हैं, तो ले लो। तो r का मान कितना आएगा, r बराबर यू स्क्वायर, इसकी जगह हमको क्या लेना है साइन 2 थीटा इंटू साइन 2 थीटा अपॉन, नीचे जी था नीचे जी ले लेंगे। ये हमारा फॉर्मूला आ गया क्षैतिज परास का। अब क्या करेंगे, जैसे कि हमने ऊंचाई निकाली थी, ये देखो ऊंचाई, मैक्सिमम हाइट निकाली थी, महत्तम ऊंचाई, ठीक उसी प्रकार से हम यहाँ पे महत्तम परास निकालेंगे या मैक्सिमम रेंज निकालेंगे। तो जो काम हमने वहाँ किया था वही काम यहाँ करेंगे। क्या करेंगे, आर का मान मैक्सिमम पाने के लिए इस फॉर्मूले में साइन का मान मैक्सिमम रखना होगा। और साइन का मान मैक्सिमम कब होता है, 90 डिग्री पे होता है। तो यानी कि थीटा बराबर 90 डिग्री लेने पर तो ये क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा बराबर क्या क्या लेंगे हम, साइन 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि साइन का मान मैक्सिमम 90 डिग्री पे होता है। तो यहाँ से हम तुलना कर देंगे दोनों तरफ, तो 2 थीटा बराबर 90 डिग्री आएगा, तो इसलिए थीटा बराबर कितना आएगा 90/2, यानी थीटा का मान कितना आ जाएगा 45। यानी हमने यहाँ से ये प्रूफ कर दिया कि यदि हम किसी प्रक्षेप्य को 45 डिग्री के कोण पर प्रक्षेपित करेंगे तो वो मैक्सिमम रेंज प्राप्त करेगा या वो महत्तम दूरी प्राप्त करेगा, सबसे दूर गिरेगा। कब, जब हम उसको 45 डिग्री पे छोड़ेंगे। दोस्तों अगर किसी को कोई स्टेप ना समझ में आया हो तो मुझे कमेंट करके बताना, मैं उसको ज़रूर बताऊंगा। और अगर समझ में आया है तो कमेंट में यस लिखना। थैंक यू।